हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है द्वैत एजुकेशन में एंड स्टडी बाय गेट एकेडमी। जितने भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर का, उन लोगों के लिए आज एक और वीडियो मिल रहा है। और ये वीडियोस आप लोगों को आपके यूट्यूब में भी और आपके एप्लीकेशन में, दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप लोगों को एक अलग से टैब बना करके मिलेगा। ऐसे पहले जितने भी वीडियोज़ थे वो आप लोगों को एक अलग जो टैब बना हुआ था, एक ही टैब में आप लोगों को मिल रहा था, वो था हिस्ट्री का। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को जो टैब मिलेगा वो एक अलग सा टैब मिल जाएगा। उसमें पॉलिटी का और हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को एक अलग अलग आप लोगों को टैब मिल जाएगा। इसी क्रम में हम आप लोगों के साथ में जुड़े हुए आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो ये पर्यावरण और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप लोगों के एजे एग्ज़ाम हो या कोई आपका पीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें आया हुआ क्वेश्चन ही हम लेकर के आए हुए हैं। बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर का एग्ज़ाम ऐसे फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे इंडिया में ही। देखा जाए तो सैनिटरी ऑफिसर का एग्ज़ाम पहले कभी हुआ नहीं है, आप लोगों का हो रहा है। इसमें कोई सिलेबस भी आप लोगों को पता है, पूरा डिटेल्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, खास करके जो आप लोगों का नॉन टेक का जो पेपर है उसके लिए। तो हम आप लोगों को यही बोलेंगे कि जितना चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत रिसर्च कर करके हमको जानते हैं आप लोगों को बताना पड़ रहा है। बहुत सारा चीज़ सोच समझ करके हमको आप लोगों को बताना पड़ रहा है, इसीलिए जानते हैं देखने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। और थोड़ा सा क्लासेस भी है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी उसी क्रम में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लेट हो जाता है। रिसर्च करने का मतलब ये है ना कि हमको सब इधर उधर से, बिहार उहार सब तरफ से, झारखंड से, जानते टीचर्स लोग से या फिर बीपीएससी से या फिर कहीं और से भी हमको जानते थोड़ा सा जैसे भी कुछ पता चलता है, हम आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेकर के आते हैं। जैसे कुछ वीडियोस आप लोगों को पहले हिस्ट्री के मिले, फिर पॉलिटी के मिले, फिर अभी आप लोगों को इकोलॉजी का मिल रहा है, एनवायरनमेंट का भी मिल रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और इसका टैब आप लोगों के एप्लीकेशन में एक अलग से अवेलेबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो सिर्फ पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो उनको यहाँ पर यूट्यूब में भी वीडियो अवेलेबल मिलेगा। चलो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसमें एक हम रूल रखे हुए हैं कि आप लोग जब भी वीडियो को देखते हैं ना, उस वीडियो में आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन देखे, क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को वीडियो को स्टॉप कर देना है, मतलब रिज्यूम वहाँ पर पॉज कर देना है। फिर रिज्यूम करने से पहले उसका जवाब ABCD आप लोगों को लिखना है और मेरे क्वेश्चन के आंसर के बाद में, जैसे हम आंसर दे रहे हैं उसके बाद में आप लोगों को उत्तर के साथ में मिलाते चलना है कि आप लोगों का कितना जवाब सही हुआ। फिर आखिरी में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप जो जवाब को सही किए हैं कितने आपके करेक्ट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा आवरण क्षेत्र है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कवर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट। क्या वो स्टेट है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला कि उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल कि उत्तर प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर वन जो है ना, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, आप लोगों को बताना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश है, तो एकदम करेक्ट आ रही है, मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाया जाता है ना, वो वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज, प्रतिशत जो पाया जाता है वन क्षेत्र का, वो हम लोगों को कहाँ मिलता है, वो हम लोगों को मिलता है, आप लोग सुने भी होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में हम लोगों को भारत का, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को हम लोग भारत का हिमालय के गोद वाले राज्य भी बोलते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में हम लोगों को मिलता है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोगों का बात आ जाता है मिज़ोरम का, वहाँ पर बात आ जाता है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये सारे राज्य में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है क्या, वन क्षेत्र का परसेंटेज। मतलब जो जो अगर हम लोग बात कर लें कवर एरिया जो भी फॉरेस्ट का है वो परसेंटेज में पूरे इंडिया में, तो वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्र का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा वन क्षेत्र का, लार्जेस्ट कवर एरिया का अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है हम लोगों का मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर मिज़ोरम का होगा। वो कैसे होगा वो हम आप लोगों को बता दिए हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश ना सेकेंड नंबर में परसेंटेज में भी है, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य में आवरण में भी है। तो सेकेंड नंबर में आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को। और ये भी आप लोगों को पता है हिमालय का गोद वाला एक स्टेट है हम लोगों के भारत के नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं उनमें से एक राज्य है।
है ना। अरुणाचल प्रदेश हम लोग पढ़ते भी हैं, जो कि म्यांमार के साथ में और चाइना मतलब तिब्बत वाले एरिया के साथ में वो बॉर्डर भी शेयर करता है, हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। और हम लोग एक ट्रिक भी पढ़े थे जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे, तो अरुणा मामी, अरुणा से हो जाता अरुणाचल प्रदेश, अरुणा ना से नागालैंड उसके नीचे, फिर मा से मणिपुर, फिर मी से मिजोरम। ये 4 राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे थे, जो कि जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे तब। चलिए देखते हैं ये पूरा डिटेल्स क्या है, मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो 77,462 वर्ग किलोमीटर जो है ना वो वनावरण है मध्य प्रदेश में, और वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। कितना है तो ये अबाउट 77,462 स्क्वायर किलोमीटर में हम लोगों को मिलता है, और वो फर्स्ट रैंक में है कौन, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो हो जाता है वो सेकेंड नंबर पे हो जाता है, कवर जो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 67,248 स्क्वायर किलोमीटर में ये सिचुएटेड होगा। और परसेंटेज के रूप में भी अगर हम लोग काउंट करें तो वहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सूची में प्रथम स्थान पर हो जाता है हम लोगों का मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर जो कि है 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ में वो है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का हम आप लोगों को अभी बता भी दिए हैं। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र दिखता भी कैसा है। हम आप लोगों के लिए इमेज भी लेकर के आए हैं। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है। आप लोग सुने होंगे सतपुरा की पहाड़ी, हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे जब पढ़ाए थे। सतपुरा का हाईएस्ट पीक साड़ी धूप में सुखाएंगे, 1350 में सुखाएंगे, तो वहाँ पर भी हम इसी के बारे में पढ़ाए थे। और ये जो वन क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को जवाब देना है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोग्राफिकल एरियाज इन दी वर्ल्ड। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्र में से किस एक से संबंधित है। क्या वो ट्रॉपिकल सम ह्यूमिड वाला फॉरेस्ट है, क्या वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट है, क्या वो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है, क्या वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, कि उष्णकटिबंधीय नम वन है। आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले में आप लोगों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम बहुत जानते थोड़ा सा वैसे ही क्वेश्चन करवाएं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एकदम मोस्ट फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम टर्म्स भी आप लोगों को बता देते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए, हम हट जाते हैं साइड और आप लोग जवाब दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा, और आप लोगों का जवाब आ रहा होगा यहाँ पर, अगर आ रहा होगा एक ए नंबर का ऑप्शन, जो कि ये करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन, तो ये करेक्ट है। ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट जो है ना ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे, कान्हा का हम लोग बात कर रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क का। तो ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ मिलता है हम लोगों को? कान्हा नेशनल पार्क हम लोगों को मिलता है मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ बैठते हैं भाई, कहाँ विराजमान होंगे? कान्हा मतलब भगवान कृष्ण, आपको रटना नहीं है, देखिए तरीका। भगवान कृष्ण कहाँ रहेंगे? तो कान्हा भगवान कृष्ण का नाम है। कृष्ण भगवान रहते हैं हार्ट में, हार्ट मतलब दिल में, हम लोगों के दिल में बसते हैं भगवान श्री कृष्ण। और मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी। और ये हो जाएगा हम लोगों का कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो होती है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन। अब कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को जब अर्थ में जोन्स के बारे में पढ़ाएं तो आप लोगों को बताए थे कि ये वाला जो लाइन होता है वो हो जाता है हम लोगों का 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो ये हो जाता है 23.5 नॉर्थ वाला लेटीट्यूड। इसके नीचे आते तो वो हो जाता है 23.5 साउथ वाला लेटीट्यूड। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सर टॉरिड जोन जो होता है वो बिटवीन ट्रॉपिक वाला जोन होता है, तो ये टॉरिड जोन वाला जगह में हम लोगों को जो मिलेगा, टॉरिड जोन वाले जगह में जिसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध, तो उष्णकटिबंध वाले जगह में हम लोगों को मिलता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है ना वहाँ पर उष्णकटिबंध का जलवायु पाया जाता है, और साथ में उप आर्द्र वन भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ह्यूमिड फॉरेस्ट। अब सब ह्यूमिड फॉरेस्ट क्या है वो बताते हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी वाला, मतलब आर्द्रता वाला। कैसा वाला? आर्द्रता वाला। जब भी हम लोग आर्द्रता वाले का बात करते तो आर्द्रता एक ऐसा आर्द्रता का हम लोग बात कर रहे हैं जो कि
जो कि जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी, मतलब बोल सकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा। अब भाई अगर हम आप लोगों को बताए थे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम लोगों का जहाँ से 0 डिग्री लेटीट्यूड क्रॉस कर रही है, यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि कन्वेक्शनल यहाँ पर होता है क्या, रेनफॉल भी, और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा गर्म एरिया भी जो होता है, और सबसे लो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जोन भी होता है वो होता है हम लोगों का इक्वेटर वाला एरिया। तो आप लोग समझ गए थे ना कि इक्वेटर वाला एरिया सबसे लो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है, तो वहाँ पर से सबसे ज़्यादा हम लोगों का इवापोरेशन होगा, मतलब ह्यूमिडिटी वहाँ पर गर्मी होने के चलते ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसलिए वहाँ पर हो जाता है आर्द्र वन। उप आर्द्र वन, उप आर्द्र वन क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ना वो टॉरिड वाले में, और यहाँ पर ऐसे मतलब अगर टेम्परेट वाले एरिया में भी कुछ एरिया में ऐसे सिचुएटेड होता है, इसलिए उप आर्द्र वन भी हम लोगों को मिलता है। उप आर्द्र वन मतलब वो टॉरिड और टेम्परेट थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाला, ऊपर में चल जाने के चलते वो पूरा का पूरा टॉरिड, मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड वाले जगह में नहीं आकर के थोड़ा सा ऊपर में भी जाता है, इसलिए वहाँ पर हो जाता है हम लोगों का क्या, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन का मतलब होता है कि वहाँ पर उप का मतलब वहाँ पर टेम्परेट वाला जोन का भी कुछ ना कुछ पार्ट हम लोगों को थोड़ा सा जलवायु वाला टैसा देखा जाता है, मतलब वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा भी मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग जैसे चल जाते हैं वो हो जाता है हम लोगों का टेम्परेट जोन, है ना, शीतोष्ण। तो यहाँ पर का जो ठंडा वाला कुछ पार्ट है ना उसका इम्पैक्ट ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी मिलता है, जिस कारण से ये उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन हो जाता है, और ये हो जाता है हम लोगों का ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट भी। चलिए देख लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्र में से एक उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वनों के अंतर्गत आता है, और वो कैसे आता है ये हम आप लोगों को डिटेल्स बता दिए हैं। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कान्हा टाइगर रिजर्व, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, इसको टाइगर रिजर्व के भी नाम से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर को भी जानते हैं सेव किया जाता है, उन लोगों को भी बचाया जाता है, उन लोगों का संरक्षण भी किया जाता है, और के नाम से जाना जाता है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में घास के मैदान और जंगल का एक विशाल विस्तार पाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में हम लोगों को मिलता है कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा टाइगर रिजर्व भी, कान्हा नेशनल पार्क, और इसको हम लोग बोलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी, जो कि कान्हा नेशनल पार्क जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड वाला जो फॉरेस्ट है उसमें आता है, और ये आने का रीज़न भी हम आप लोगों को बता दिए किस कारण से, टेम्परेट वाला कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने के चलते, और टॉरिड वाला इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है क्योंकि वो हार्ट ऑफ एशिया भी है। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी हार्ट ऑफ इंडिया भी है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों का उप आर्द्र वर्षा वन पाया जाता है, उप आर्द्र हम लोगों का जलवायु पाया जाता है। ठीक है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक आप लोगों को इमेज भी दिख रहा है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ में यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगरों को यहाँ पर रिजर्व किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, तो ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मैंग्रोव फॉरेस्ट? दे विल ग्रोन लार्ज नंबर, big area of mangrove forest will be submerged, their role as carbon sinks will become more important, both 1 and 2। ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे बड़ी संख्या में बढ़ेंगे, मैंग्रोव वन का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। 1 और 2 दोनों आप लोगों को बताना है किसका जवाब क्या होगा, और ये आप लोगों के एग्जाम में आया वैसे स्टार मार्क बना दिए हैं, और हम यहाँ पर आप लोगों को बोलेंगे वीडियो को पॉज करिए, इसका ABCD में जवाब दीजिए, फिर मेरे जवाब के साथ में आप लोग मैच करिएगा। आशा करते हैं आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। और आप लोग सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखता कैसा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसा दिखता है बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ना वो दलदल वाले एरिया में मैक्सिमम ज़्यादा जो दलदल वाला एरिया जो मर्सी लैंड होता है वहाँ पर हम लोगों को मिलता है। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में आप लोग सुनते भी होंगे सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर भी हम लोगों को मिलता है। और साथ ही साथ में वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्पीसीज टाइगर का जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, उसको भी हम लोग संरक्षण करते हैं, उसको भी हम लोग रिजर्व करते हैं, ये वहीं पर पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि वो दलदली वाले एरिया में मैक्सिमम पाया जाता है। और वो कहाँ पाया जाता है,
है तटीय क्षेत्र में, मतलब वो कोस्टल वाले एरिया में, बफर वाले एरिया में पाया जाता है, जो कि समुद्र और भूमि के बीच के बफर के रूप में काम करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये समुद्र है, ये वाला अगर भूमि का एरिया है, तो ये बीच में जो दोनों को जोड़ने का जो काम करता है ना, बफर का जो काम करता है ना, वो करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसलिए यहाँ पर दलदल भी। अब भाई जरूर है कोई भी अगर पौधे का जो ज़्यादा बड़ा बड़ा पौधा नहीं, झुरमुट टाइप का पौधा है, हर्ब्स टाइप का पौधा है, श्रब्स टाइप्स का अगर है, तो वहाँ पर जानते क्या होगा, मिट्टी थोड़ा सा दलदली टाइप का रहेगा, किचकिची टाइप का रहेगा, एकदम कीचड़ टाइप का। इसलिए इसको जानते दलदली वाला, लैंड वाला भी पार्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें समुद्र के बढ़ते जल स्तर के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। अगर समुद्र का जल बढ़ जाएगा तो ये संवेदनशील नहीं हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर समुद्र का जल बढ़ जाता है तो कोस्टल रीजन में क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चलते ये मोस्ट वल्नरेबल हो जाएंगे राइजिंग सी वाटर के चलते। ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये शायद जलमग्न हो जाए। मतलब इसका जवाब जो होगा ना जलमग्न होने का, अगर आप लोगों का इसका जवाब आया था कि ये मैंग्रोव वन का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, तो ये एक एकदम करेक्ट जवाब था आप लोगों का। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आ रहा होगा, 1 और 2 हमको पता है, लेकिन 1 नहीं होगा, वे बड़ी संख्या में बढ़ेंगे नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या, मैंग्रोव वन का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। दे विल ग्रोन लार्ज नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा बिग एरिया ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी सबमर्ज्ड। क्या चीज़ में सबमर्ज्ड हो जाएगा बच्चों, तो वो सबमर्ज हो जाएगा पूरा का पूरा वाटर में, पूरा का पूरा सी वाटर में। इसीलिए हम लोग जानते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। और मैंग्रोव से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो आप जवाब दे देंगे। देख लीजिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको उसके डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चन का पता चल जा रहा है। जैसे उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन के बारे में पढ़े थे, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है और क्यों एग्जिस्ट करता है, वो सारा चीज़ आपको पता चल गया। सेम टू सेम आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया। कान्हा के बारे में भी हम आप लोगों को बता दें कि वो टाइगर रिजर्व भी है और वो हम लोगों के हार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मतलब एक क्वेश्चन से ना आप 5, 7, 10 क्वेश्चन को लेकर के मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम जानते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं ना, पिक किए हैं ना, जो आप लोगों का ज़्यादा डाउट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। बिग एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी सबमर्ज्ड। मतलब अगर सबमर्ज का हम लोग बात करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना। पृथ्वी का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ना बच्चों, तो जितने भी आइसबर्ग्स हैं, जितने भी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। पिघल जाने के बाद क्या करेंगे, समुद्र का एरिया में जा करके वो और बढ़ा देंगे। समुद्र का जो तट है, जो कोस्ट है, उसको और बढ़ा देंगे। मतलब वो और ज़्यादा उसका पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा, जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सारा का सारा सबमर्ज्ड हो जाएगा। इसीलिए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था। वो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बताए हुए हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, 1997 आप लोग पढ़े भी होंगे। फिर ओजोन 3 के लिए मॉन्ट्रियल 1987 आप लोग ये भी पढ़े होंगे, है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ हम लोगों का हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ में हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम आप लोगों को डिटेल बता दिए हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखता कैसा, देखिए ना, पूरा झुरमुट टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ रहेगा कि नहीं, पूरा देखिए जड़ कैसे फैला हुआ है। इसी कारण से जानते हैं इसको दलदली वाला एरिया वाला क्षेत्र भी बोलते हैं। और हाँ, बड़ा बड़ा अगर समुद्र का लहर आता है तो उसको ये रोकता भी है, जानते हैं, रिहायशी इलाका में जाने के लिए। इसलिए जानते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का फ़ायदा भी मिलता है। ठीक, इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते हैं फ़ायदा भी मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मैरीन पार्क इंडियन गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ? गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार। कोरल रीफ के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा समुद्री पार्क घोषित किया गया है? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का द्वीप, या फिर अंडमान का द्वीप, या मन्नार की खाड़ी। मन्नारी खाड़ी नहीं होगा, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को बताना है क्या होगा। हम हट जा रहे हैं साइड और आप लोग जवाब दीजिएगा आप लोगों का जवाब आ क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों का जवाब आते रहना चाहिए ABCD में। फिर आप लोगों को इसका डिटेल्स भी हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए, जितना आप जवाब दे रहे हैं उतने में हम पानी भी पी लेते हैं फटाफट।
आई थिंक आप लोगों का जवाब आ गया होगा। और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर आ रहा है, अगर आप लोगों का जवाब आ रहा है कि डिक्लेयर किया गया मरीन पार्क इंडिया के द्वारा, और आप लोगों का जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों में आप लोग फंस रहे होंगे, है ना। मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी का अगर हम लोग बात करते हैं, रन ऑफ कच्छ का हम लोग बात करते हैं तो ये गुजरात में मिलता है। मन्नार की खाड़ी का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए भी थे कि वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग पढ़ते भी स्ट्रेट के बारे में, है ना। तो हम लोगों का जवाब जो है यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में हम लोगों को मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, जो कि गुजरात राज्य में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी नहीं होगा, वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी में कोरल रिफ्स भी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इसमें फ्रीजिंग रिफ्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, और उच्च समुद्री तापमान और उच्च लवणता के कारण जो होता है ना, थोड़ी कम विकसित होती है। कोरल के संरक्षण के लिए इसे भारतीय सरकार द्वारा मरीन पार्क भी घोषित कर दिया गया है। कोरल रिफ्स होता क्या है वो भी बताते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना, उस जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, इंडिया के राज्य गुजरात में। इट हैज़ क्या बोल रहा है, फ्रिंजिंग रिफ्स विच आर अ बिट लेस डेवलप्ड ड्यू टू द हाई सी टेम्परेचर। ज़्यादा सी टेम्परेचर के चलते और हाई सॉलिनिटी के चलते ये बनता है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मरीन पार्क बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द कोरल्स। कोरल्स कैसे बनता है आप लोग सुने होंगे, सीपी, स्नेल सुने होंगे। सीपी के ऊपर सीपी, सीपी के ऊपर सीपी, सीपी के ऊपर सीपी, सीपी के ऊपर सीपी, और भी सीपी, और भी सीपी, और भी सीपी, ऐसे सीपी सीपी हो जाता है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ऐसे सीपी सीपी बढ़ जाने के चलते ना, जो नीचे वाला सीपी होता है ना, वो दब करके मर जाता है, और वही बन जाता है कोरल रीफ्स। आप लोग मूंगा की चट्टान सुनते होंगे, जो कि मूंगा का आप लोग अंगूठी भी पहनते हैं और पहनाते भी हैं। ये मूंगा की चट्टान का ही बात कर रहे हैं, कोरल रीफ्स का ही बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही बनता है बच्चों, ठीक है। और वो कोरल रिफ्स के चलते एक पार्क बना दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षण करने के लिए कोरल रिफ्स का, जो कि बना दिया गया है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। कच्छ का जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, वहाँ पर बना दिया गया है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो कोरल रिफ्स बना दिया गया है। कोरल रिफ्स आप लोगों को एक इमेज दिखा रहे हैं, मत सोचिएगा कि ये गुजरात का, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कोरल रिफ्स आप लोगों को दिखता कैसा है। मछली मत सोचिएगा, ये सीपी नहीं है, मछली है, मछली जल की रानी वाला। ठीक है, कोरल रिफ्स आप लोगों को यही दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को सुनहरा सुनहरा दिख रहा है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी के चलते भी है। ठीक है, तो यही है कोरल रिफ्स। ठीक है, जो कि गुजरात के खाड़ी में इसको कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया गया है एक पार्क भी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। नंदनकानन ओडिशा, काजीरंगा असम, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर इन वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से किसे विश्व विरासत का जंगल माना जाता है। उड़ीसा का नंदनकानन, असम का काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, या पश्चिम बंगाल के भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर जो है उसको माना जाता है। किसको किसको माना जाता है विश्व विरासत का जंगल, आप लोगों को बताना है। हम साइड हट गए, आप लोग वीडियो को पॉज करके जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो एकदम करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ना सुंदरवन, ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, और यही हम लोगों का जवाब सही होगा। क्यों? क्योंकि सुंदरवन जो है ना वो विश्व विरासत का जंगल माना जाता है, विश्व विरासत का जंगल। ठीक है, कंसीडर करते इसको फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। सुंदरवन डेल्टा जो कि है, हम लोग जानते भी हैं कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और जमुना, अब जमुना का मतलब यमुना नहीं है, जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र हो जाता है, इसको कहाँ पर बोलते हैं जमुना, तो बांग्लादेश में। और पद्मा किसको हो जाता है, तो पद्मा हो जाता है गंगा का। हम आप लोगों को ज्योग्राफी में ये पढ़ा चुके हैं। और इन दोनों का जब कंबाइंड स्ट्रीम होता है तब वो कहलाता है मेघना। ठीक है, मेघना। और वही मेघना नदी के ऊपर उसी पर बना हुआ है क्या, सुंदरवन डेल्टा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व विरासत का जंगल भी। और सुंदरवन डेल्टा जो है ना, वहाँ पर बहुत सारे विश्व विरासत के चीज़ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी, जो कि हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, जिसको हम लोग पैंथरा टाइग्रिस पढ़ते हैं, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका और थोड़ा सा डिटेल्स क्या बोल रहा है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, आप लोगों को पता है। वे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का भी एक
का स्थान है। हम आप लोगों को अभी जब मैंग्रोव फॉरेस्ट का बात किए थे तब वहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी। इसे 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया था। मतलब सुंदरवन जो लाई करता है ना, वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रूप में लाई करता है और दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड। इंडिया का अगर बात करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि डेजिग्नेटेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में। यूनेस्को के द्वारा 1987 में इसको रख भी दिया गया था, क्या चीज़ में, एक यूनेस्को के विश्व विरासत वाले स्थल में। और यहीं पर हम लोगों को क्या मिलता है, यहीं पर हम लोगों को मिलता है द रॉयल बंगाल टाइगर और बहुत सारा चीज़ मिलता है। हम उसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो हम लोगों का राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल हम लोगों का एनिमल भी है। ये आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है आप लोगों को सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है और इधर आ जाता है इसका क्या, ये पूरा का पूरा एरिया का अगर हम लोग बात करते तो ये हो जाता है हम लोगों का बांग्लादेश का एरिया। तो ये हो जाता है सुंदरवन डेल्टा। और ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। इधर में आप लोगों को दिख जाएगा बे ऑफ बंगाल, यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब विश्व का विरासत वाला जो स्थल बोलते हैं ना, इसी कारण से इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी अभी हम लोग पढ़ लिए थे, वो भी पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट एग्जिबिट हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में कौन सा एक उच्चतम जैव विविधता प्रदर्शित करता है, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नम पर्णपाती वन या मैंग्रोव वन। कहाँ पर जो है एक उच्चतम जैव विविधता प्रदर्शित करता है, ये आप लोगों को बताना है। जैव विविधता मतलब हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं। अब हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का आप लोगों को जवाब देना है, फिर उसके बाद हम आप लोगों को इसका डिटेल्स भी बताएंगे ये होता क्या है। ABCD में जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों का जवाब आ गया होगा। ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, इसका जवाब हो जाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र, जहाँ पर जैव का मतलब जानवर होता है बच्चों, जैव का मतलब जानवर और विविधता का मतलब क्या होता है, उसमें पाया जाने वाला चेंजेस, मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर, ठीक है। विविध जानवर, विविध प्रकार के जो जानवर पाए जाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता जो हम लोगों को मिलेगा, सभी डिफरेंट प्रकार के जानवर जो मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी। चलिए एक बार हम इसको इरेज करके अच्छे से बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 0 डिग्री जो लेटीट्यूड होता है इसके ऊपर जो कि 23.5 नॉर्थ का अगर हम लोग बात करते हैं, फिर 23.5 साउथ का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये दोनों का बीच का जो एरिया होता है ये टॉरिड जोन वाला एरिया होता है। और टॉरिड जोन वाले एरिया में ही हम लोगों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी मिलता है। और यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाला जो फॉरेस्ट है ना, वो यही वाला फॉरेस्ट होता है और वहीं पर उच्च जैव विविधता भी पाया जाता है टॉरिड जोन वाला में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी जानते हैं बारिश ना बहुत ज़्यादा होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होने के चलते ना बारिश बहुत ज़्यादा होने के चलते जानते क्या होता है, यहाँ पर ना हम लोगों को विविधता पाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ मिलने वाला है। जानवरों का भी डिफरेंट प्रकार के जानवर वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकार के वन उच्चतम जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वो टाइप्स होते हैं जो कि एक ऐसे फॉरेस्ट का जो कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी को जो रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉन एज देयर एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी पोजिंग चैलेंजिंग problem in tropical ecology. A rainforest is simply an area of tall mostly evergreen trees and high amount of रेनफॉल। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल भी होता है। वर्षा केवल ऊंचे और अधिकतर सदाबहार वृक्षों और अधिक मात्रा में वर्षा का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को जानते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब अगर हम लोग बात करें परिस्थितिकी में चेंजेस का, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इकोलॉजी में चेंजेस का, तो ये सबसे ज़्यादा चेंजेस या सबसे ज़्यादा जो एरिया पाया जाता है वो पाया जाता है यहीं पर। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये वाला क्षेत्र को भी, आप लोगों को ध्यान रखना ये वाले बातों को भी, ठीक है, कि ये क्या था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार क्षेत्र ये कैसा दिखता है। ये ऐसा आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश उरिश जानते हैं हमेशा होते रहता है। बारिश उरिश होने के चलते जानते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ रहता है, क्योंकि फिर से वो इवापोरेट हो जाएगा पानी जो कि नीचे आया है गर्मी के चलते, और इसलिए आप लोगों को यहाँ पर फॉग फॉग या क्लाउड टाइप दिख रहा है। और ये पूरा सदाबहार वन है। सदाबहार वन का मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब जो जिंदगी भर हरा हरा रहेंगे, कभी भी अपने पत्ते को गिराएंगे फिर से पत्ता आ जाएगा, एक बार में पत्ते को नहीं गिराते। ये डेसिडुअस पतझड़ वाले वन नहीं होते हैं, ये हमेशा पत्ता गिराएंगे, हमेशा नया नया पत्ता आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज established in 1936 was named as कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। भारत के पहली राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, किस नाम से जाना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क या राजाजी उद्यान? आप लोगों को बताना है। हम हट जाते हैं साइड, आप लोगों का जवाब ABCD में आना चाहिए। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा। अगर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम लोग बात करते हैं जो कि 1936 में बनाया गया था, वो बनाया गया था हैली नेशनल पार्क। ये हैली नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी जो है ना हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये हैली नेशनल पार्क जानते हैं जब बनाया गया था ना, ये हैली नाम से था, लेकिन अब ये नेशनल पार्क जानते हैं नैनीताल में अभी भी उपलब्ध है, उत्तराखंड के नैनीताल में। और ये 1936 में बना था। अब इसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो थे ना वो अंग्रेज के एक क्या थे, अंग्रेज के एक स्पोर्ट्स पर्सन थे अंग्रेजों के टाइम में, और अंग्रेज लोगों के काम भी करते थे, इसलिए उन्हीं को जानते डेडिकेट कर दिया गया। और नैनीताल में जो हैली नेशनल पार्क था उसका नाम चेंज कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। हैली नेशनल पार्क जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। यह 1936 में स्थापित किया गया था। इसमें बाघ, हाथी और पक्षियों को सैकड़ों प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। हैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? ये हैली नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। किस नाम से पुकारा जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। क्या क्या यहाँ पर हम लोग रिजर्व करते हैं? टाइगर को, हाथी को और हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ बर्ड्स स्पीसीज़ को, बहुत सारे सैकड़ों टाइप के बर्ड्स स्पीसीज़ को हम लोग यहाँ पर रिजर्व करते हैं, उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, 1950 के अप्रोक्स से लेकर के ये अभी तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में सिचुएटेड भी है। अभी हम आप लोगों को दिखाते भी एक फ़ोटो, देखिए ये है। डिड यू नो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज इनिशियली नेम्ड एज हैली नेशनल पार्क। मतलब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आप देख रहे हैं ना, अभी जिस नाम से पुकारते हैं हम लोग, अभी जिस नाम से बुलाते हैं हम लोग, वो पहले था हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था कि 1936 में जो नेशनल पार्क है वो सबसे पुराना है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड के नैनीताल वाले ज़िले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉरेस्ट, प्लांटेशन, कटिंग फॉरेस्ट, कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन रोपण की प्रक्रिया है जंगलों की सफाई, वृक्षारोपण, जंगल का काटना या वन संसाधनों का संग्रह करना क्या कहलाता है? अफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों को जवाब देना है। आप लोग सुने भी होंगे और ये क्वेश्चन जानते हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए स्टार मार्क के रूप में ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अफॉरेस्टेशन क्या है? आप लोग आशा कर रहे जवाब दे रहे होंगे ABCD में। फिर ये लास्ट क्वेश्चन भी है और उसके बाद आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग YouTube में तो देख पा ही रहे और इसको आप लोग अपने ऐप में भी देख पाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ में जितना आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों जगह के लिए क्लास है। इसका जवाब जो होगा ना, इसका जवाब अगर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वृक्षारोपण, तो यही करेक्ट होगा। प्लांटेशन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब अगर आप नए नए पौधों को लगाते हैं, अगर आप नए नए वृक्ष को नहीं पौधे को लगाएंगे वही वृक्ष बनेगा। तो वन रोपण जो आप करते हैं, प्लांटेशन जो आप करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वृक्षारोपण, उसी को हम लोग बोलते हैं वन रोपण, उसी को हम लोग बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। ठीक है, अफॉरेस्टेशन वही कहलाता है। वनीकरण उस क्षेत्र में वृक्षारोपण है जहाँ पहले वन आवरण नहीं था, जहाँ पहले एकदम नहीं था, वहाँ पर अगर हम लोग वन लगा देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं वनीकरण। इस वनों की स्थापना से इसको वनों की स्थापना भी कहा जाता है। मतलब अगर हम लोग बात करें अफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग
ऑफ ट्रीज इन द एरिया वेयर देयर वॉज द फॉरेस्ट कवर अर्लियर, पहले नहीं था. इट कैन नो कवर एयर अर्लियर. इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल को रोपना, जंगल को लगाना, जंगल की स्थापना करना भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि अफॉरेस्टेशन का मतलब ही यही होता है कि जंगल को लगा देना, मतलब पेड़ पौधा लगाना. पेड़ पौधा लगाएंगे तो जंगल अपने आप लग जाएगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा. एक यही ऐसा धन है ना जो जानते हैं आपसे कभी कुछ मांगता नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज़िंदगी भर सब कुछ देता रहेगा, चाहे वो छाया हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो ऑक्सीजन का भी बात हम लोग क्यों ना कर लें. ये बहुत ही अच्छा धन है, इसको आप लोग भी जानते हैं. एक मोटिव बना करके रखिए कि अपने इन्वायरमेंट, अपने इकोलॉजी को, अपने आसपास के सोशल लाइफ को भी आप लोग क्लीन कर करके रखें, और साथ ही साथ में जानते क्या रखें, वहाँ पर थोड़ा सा वो भावना भी रख करके रखें, प्यार मोहब्बत वाला. क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधा लगा करके आप जानते हैं, नो डाउट पर्यावरण को तो अच्छा कर रहे, लेकिन अपने समाज को अच्छा करने के लिए आप लोगों को पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ अपने भावनाओं को भी, अपने अपने थिंकिंग को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को भी आप लोगों को अच्छा करना होगा. उसमें भी प्लांट्स को ग्रो अप करना पड़ेगा, और वो भावना हो जाएगा आप लोगों का प्लांट वाला भावना, वो प्लस वाला, पॉजिटिव वाला आप लोगों का भावना होगा. बस किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी अगर मिलते हैं, किसी से भी अगर कोई भी चीज़ करते हैं, तो आप लोगों का मतलब होना चाहिए कि ये मतलब है आप लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से बात करना. ठीक है, उसको रेस्पेक्ट देना, उसका आदर करना, और अगर छोटा भी है तो उसको ढेर सारा प्यार करना. ठीक है, तभी बोलते हैं ना कि दुनिया जानते हैं आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, जब आप अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करते हैं. तो आसपास के वातावरण को अच्छा करने के लिए प्लांट्स तो लगाइए ही लगाइए. अपने बर्थडे दिन वाले दिन तो एक प्लांट जरूर लगाइए, एक पौधा जरूर लगाइए, और साथ ही साथ में अगर मौका मिलता है तो डेली ही कुछ नया कर दीजिए साफ़ सफाई के साथ में प्लांट्स को. ठीक है, बोलेंगे सर ज़मीन कम हो जाएगा, भाई वीक में, महीना में, एक साल में भी तो एक लगा ही सकते हैं. और ऐसा प्लांट जानते हैं आप लोगों को ज़िंदगी भर ऑक्सीजन देगा और आपके वातावरण को साफ रखेगा. आने वाले पथिक लोग भी जो होंगे ना, जो वहाँ पर आराम भी कर पाएंगे, पंछियों को वहाँ पर मिल पाएगा, उन लोगों को आसरा भी, और साथ ही साथ में हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी. ठीक है, तो अफॉरेस्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर वन नहीं था वहाँ पर वन लगा देना. ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काट देना, उसको समाप्त कर देना. तो अफॉरेस्टेशन बेस्ट है, प्लस चीज़ है, अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव वाला चीज़ है. वैसे ही आप भी अपने दिल में अफॉरेस्टेशन करिए, मतलब प्यार वाला भावना को, प्यार वाले पौधे को लगाइए. ठीक है, चलिए देखते एक छोटा सा. अच्छा, ये मेरा थॉट था, हम आप लोग से शेयर किए, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि अगर कर सके तो. ये देख लेते हैं अफॉरेस्टेशन, यहाँ दिखा रहा है, देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा जो प्लांट्स है ना, पौधे जो है ना, वो लगा रहे हैं, मिट्टी में रोप रहे हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं अफॉरेस्टेशन. यही आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखे हैं. ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना आज का इकोलॉजी और आपके एनवायरनमेंट का, वो क्वेश्चंस होता है ख़त्म. आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट आया है, और आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना गलत किए हैं. और साथ ही साथ में हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोगों को एक अलग से टैब मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, जो कि आप लोगों का अलग अलग सब्जेक्ट का एक अलग अलग टैब भी होगा. बस आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहना है, और कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट लगाते भी रहना है. बोलते हैं ना कि सफलता का अगर कुंजी है, अगर सक्सेस का की है, तो वो है आप लोगों का टेस्ट. आप टेस्ट देते रहिए, सफल होने का आप करीब पहुंचते रहेंगे. आप जितना पढ़ेंगे उससे अच्छा है, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा आप लोग टेस्ट दीजिए. अब आप बोलेंगे सर पढ़वे नहीं किया, टेस्ट दे दें. भाई टेस्ट दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए. हम अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं कि पढ़ने से, अगर मान लीजिए आप एक लेक्चर को हुआ, जैसे ये लेक्चर को सपोज नहीं देखें, लेकिन वही आप इकोलॉजी वाला टेस्ट को दे देते हैं, अगर आप वही एनवायरनमेंट वाले टेस्ट को दे देते हैं ना, तो वो आपका ज़्यादा फायदा करेगा. समझे? तो यही चीज़ हम आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से टेस्ट देते रहिए, और अच्छे तरीके से टेस्ट देने के बाद में आप नंबर भी शेयर करिएगा, और कुछ डाउट भी आए ना तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, उस डाउट को हम निराकरण करेंगे. तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 67 BPSC के लिए. बाय बाय.